बाधा की डेफिनेशन हम ऐसे देते हैं कि जब हम किसी एसी सोर्स की बात करते हैं तो उस एसी सोर्स में वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू में इंस्टेंट ऑफ टाइम के साथ में चेंजेस होते हैं। बट अगर हमें एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किट में आर यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, इनका हम कॉम्बिनेशन यूज में लेते हैं, यानी कि इनके द्वारा हम एक कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू की करंट हम सर्किट में फ्लो करवाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देते हैं कि प्रतिबाधा का मतलब ये होता है कि सर्किट में, किसी भी एसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए जो हम इनके अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं, दैट ऑफर्स अ कंबाइंड अपोजिशन एंड दैट इज नोन एज अ इम्पिडेंस। और इम्पिडेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से। So the combined opposition offered in the AC circuit by resistor, capacitor and inductor to the flow of current or change is known as the impedance. आगे हम बात करेंगे कि इम्पिडेंसेज यानी कि प्रतिबाधा कितने प्रकार की होती हैं। तो मेनली हम यहाँ पे बात करेंगे लीनियर इम्पिडेंसेज और बाइलेटरल इम्पिडेंसेज की। उससे पहले हम यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं रेखीय प्रतिबाधाएं और अरेखीय प्रतिबाधाएं की। तो देखिए, रेखीय प्रतिबाधाएं, जिन इम्पिडेंसेस के लिए VI कर्व यानी कि जो वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो लीनियर होता है, उन इम्पिडेंसेस को हम कहते हैं लीनियर इम्पिडेंसेस। तो वहीं दूसरी ओर नॉन लीनियर इम्पिडेंसेस यानी कि अरेखीय प्रतिबाधाएं, वे प्रतिबाधाएं जिनके लिए VI कर्व एक लीनियर कर्व नहीं होता है, उन्हें हम नॉन लीनियर इम्पिडेंसेस कहते हैं। तो लीनियर मतलब VI कर्व हमें लीनियर या सरल रेखीय मिलेगा, और नॉन लीनियर के केस में हमें VI कर्व नॉन लीनियर मिलता है, यानी कि सरल रेखीय नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वे प्रतिबाधाएं जो कि ओम के नियम का पालन करती है, उन्हें हम कहते हैं रेखीय प्रतिबाधाएं। और जो प्रतिबाधाएं ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, उन्हें हम कहते हैं अरेखीय प्रतिबाधाएं। एग्जाम्पल जैसे कि कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और इनकी इम्पिडेंस यानी कि संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरकत्व की प्रतिबाधाएं रेखीय प्रतिबाधा का एग्जाम्पल है। तो जंक्शन डायोड और ट्रायोड और ट्रांजिस्टर, इनकी प्रतिबाधा अरेखीय प्रतिबाधाएं होती है। तो अभी हमने जैसा कि कहा था कि रेखीय प्रतिबाधा के लिए जो VI कर्व होता है, वोल्टेज करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है, वो एक लीनियर कर्व होता है। कि हम जानते हैं ना कि रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ फॉलो होता है, और ओम्स लॉ क्या कहता है कि जिसमें V जो होता है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि V बढ़ने के साथ में यहाँ पे I भी बढ़ रहा है, यानी कि हमें एक लीनियर कर्व मिल रहा है। तो ये वाली इम्पिडेंसेस क्या कर रही है, ओम्स के नियम को फॉलो कर रही है। तो इस प्रकार की इम्पिडेंसेस को हम कहते हैं लीनियर इम्पिडेंसेस। तो वहीं दूसरी ओर हम इस VI कर्व में देख रहे हैं कि ये कर्व जो है हमारा लीनियर नहीं है, ठीक है। और इस टाइप का कर्व हमें मिलता है डायोड के लिए, ट्रांजिस्टर के लिए। और हम क्योंकि देख रहे हैं कि इसमें V और I का जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो लीनियर नहीं हो रहा है या एक्सपोनेंशियली है, तो इस प्रकार के इम्पिडेंसेस को हम कहते हैं नॉन लीनियर इम्पिडेंसेस। तो ये वाला कर्व है हमारा अरेखीय प्रतिबाधा के लिए, और ये वाला कर्व है हमारा रेखीय प्रतिबाधा के लिए। तो ये था मेन डिफरेंस बिटवीन द लीनियर और नॉन लीनियर इम्पिडेंसेस, रेखीय और अरेखीय प्रतिबाधा के लिए। अब आगे हम बात करते हैं बाइलैटरल इम्पिडेंस यानी कि द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं। अब देखिए, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी इम्पिडेंस में करंट की फ्लो की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू में अनचेंजेस रहते हैं, यानी उसकी इम्पिडेंस की वैल्यू अनचेंज रहती है, तो उसे हम कहते हैं बाइलैटरल इम्पिडेंस। यानी कि ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें अगर धारा की दिशा को उल्टा कर दिया जाता है, व्युत्क्रमित कर दिया जाता है, तो उस प्रतिबाधा का मान नहीं बदलता है, उसे हम कहते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा या फिर बाइलैटरल इम्पिडेंसेस। यानी कि द इम्पिडेंसेस which remains unchanged by reversing the direction of the flowing current is known as the bilateral impedances। यानी कि अगर धारा की दिशा को हम व्युत्क्रमित कर देंगे तो उसके मान अपरिवर्तित रहता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उसे हम कहते हैं बाइलैटरल इम्पिडेंस। और इसके एग्जाम्पल होते हैं कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। यानी कि संधारित्र, प्रतिरोध और प्रेरकत्व की जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो एग्जाम्पल है बाइलैटरल इम्पिडेंस का, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाओं का। अब हम सर्किट में यूज में ली जाने वाली वेरियस टर्म्स की बात करेंगे।
देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं सर्किट एलिमेंट की, यानी कि परिपथ अवयव क्या होता है। तो देखिए हमने अभी पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि सर्किट किन से मिलके बना होता है, बैटरी से बना होता है, लोड होता है उसमें, और उसमें कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। तो किसी भी सर्किट का एलिमेंट, जैसे कि हम इस सर्किट में देख रहे हैं, तो इस सर्किट का एलिमेंट रेजिस्टेंस है और एक बैटरी है। तो सर्किट एलिमेंट की डिफाइन हम देते हैं कि किसी भी सर्किट का ऐसा कंपोनेंट, जैसे कि वो कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, या कोई एनर्जी सोर्स हो सकता है, जैसा कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा है, जो कि अपने दोनों टर्मिनल से उस सर्किट के दूसरे कंपोनेंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें रेजिस्टेंस इस बैटरी के दोनों कंपोनेंट से कनेक्टेड है। तो इस सर्किट के कंपोनेंट क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स क्या हो गए, रेजिस्टेंस और बैटरी। तो परिपथ का वह घटक, जैसे कि संधारित्र, प्रेरक कुंडली, प्रतिरोध, ऊर्जा स्रोत आदि, जो स्वयं के दो सिरों से परिपथ के अन्य घटकों से जुड़ा होता है, परिपथ अवयव कहलाता है। द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट लाइक कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, एनर्जी सोर्स etc., which is connected to the other elements of the circuit by its two ends, is known as the circuit element. अब आगे हम बात करते हैं जाल की, नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए जाल का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली, डायोड, ट्रांजिस्टर, इन सबको आपस में जोड़ के हम कोई सर्किट बनाते हैं, तो इनसे जो हमारा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है इन सभी कंपोनेंट से, उसको हम जाल कहते हैं। तो एक तरीके से जाल क्या होता है, हमारा एक परिपथ ही होता है, जो कि अलग अलग वोल्टेज सोर्स और कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, इनसे मिलके बना होता है, उसे हम कहते हैं नेटवर्क और जाल। अब हम आगे नेटवर्क और जाल को भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है एक्टिव नेटवर्क और दूसरा होता है पैसिव नेटवर्क, यानी कि सक्रिय जाल, और दूसरा होता है निष्क्रिय जाल। अब देखिए नेटवर्क की डेफिनेशन तो अभी हमने आगे पढ़ी है। नेटवर्क के आगे हमने यहाँ पे दो टर्म यूज में ली है, एक है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। तो देखिए एक्टिव नेटवर्क का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई एनर्जी सोर्स अवेलेबल होता है, यानी परिपथ में ऊर्जा स्रोत, जैसे कि बैटरी, सेल, जनरेटर आदि अगर उपस्थित होते हैं, तो उस प्रकार के नेटवर्क को हम कहते हैं एक्टिव नेटवर्क। यानी कि अगर नेटवर्क में कोई एनर्जी सोर्स होगा तो वो नेटवर्क क्या कहलाएगा, एक्टिव नेटवर्क, सक्रिय जाल। और पैसिव और इनएक्टिव नेटवर्क क्या होते हैं कि अगर परिपथ में कोई भी एनर्जी या पावर सोर्स अवेलेबल नहीं है, बिना किसी पावर सोर्स का सर्किट क्या कहलाता है, पैसिव और इनएक्टिव नेटवर्क, यानी कि निष्क्रिय जाल। जिस परिपथ में कोई धारा स्रोत नहीं होता है उसे हम कहते हैं निष्क्रिय जाल। तो ये बात अभी हमने की थी, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क, यानी कि सक्रिय जाल और निष्क्रिय जाल। अब आगे हम बात करते हैं ब्रांच की। ब्रांच का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रांच का हम हिंदी में कहते हैं शाखा। यहाँ पे हमने आप यहाँ पे एक सर्किट देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे हमने बहुत सारे इंपिडेंसेस हम देख रहे हैं, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, एक सोर्स अवेलेबल है ES, साथ ही परिपथ के विभिन्न अवयवों में धारा प्रवाह है I1, I2, I3, I4, I5 एक्सेट्रा। यहाँ पे अभी हम जो पहली डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सर्किट के लिए, वो है ब्रांच, शाखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस परिपथ में इस भाग में, यानी AB, जिसको नाम हमने दिया है AB, परिपथ के इस भाग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कांस्टेंट है, यानी इस AB पार्ट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, एंड दैट इज द I1। उसी प्रकार से अगर मैं इसी परिपथ के दूसरे भाग की बात करूं, दैट इज द BE, तो BE में भी फ्लो होने वाली करंट कौन सी है, I3, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू की करंट इस भाग में, BE भाग में प्रवाहित हो रही है, उसको क्या नाम दिया है, I3। तो यहीं से हम ब्रांच या शाखा की परिभाषा देते हैं। और ब्रांच और शाखा को हम ऐसे कहते हैं कि किसी परिपथ का वह भाग जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान नियत रहता है, यानी कि जिस सर्किट का वह भाग जिसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी कि जिसमें कांस्टेंट वैल्यू की करंट फ्लो होती है, उसे हम ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें सर्किट के लिए ब्रांचेस बतानी है, तो BC में कौन सी करंट वैल्यू फ्लो हो रही है, I2, तो BC में केवल I2 करंट फ्लो हो रही है, दैट इज अ कांस्टेंट, तो इसको हम कहेंगे ब्रांच। इसी प्रकार से BE, इसमें फ्लो हो रही है I3 करंट, तो ये भी हमारी ब्रांच हो गई। EF, इसमें भी हमारा I4 करंट फ्लो हो रहा है,
CDAB, इसमें भी हमारा कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इसे कहते हैं ब्रांचेज, जिसमें की कांस्टेंट करंट फ्लो होती है। तो ये अभी हमने बात की थी ब्रांच और शाखा की। अब हम आगे बात कर रहे हैं नोड और जंक्शन की। तो देखिए, नोड और जंक्शन जो होता है ये भी हम किसी नेटवर्क के लिए ही डिफाइन करते हैं और हम इसको ऐसे बोलते हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पे AB एक ब्रांच है, BC एक ब्रांच है और BE एक ब्रांच है। तो नोड और जंक्शन, देखिए जंक्शन यानी संधियां पे यानी मिलान बिंदु। जंक्शन का मतलब क्या होता है? मिलान बिंदु। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देख रहे हैं इस परिपथ में B, और इस B पॉइंट पर हमारी ब्रांचेज यानी AB, BE और BC मिल रही है इस पॉइंट पे आके। तो यहीं से हम बात करते हैं नोड और जंक्शन की, यानी कि किसी भी नेटवर्क में एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेज आकर मिलती है, मिल रही है। एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये है और तीसरी ब्रांच ये है, यानी कि किसी नेटवर्क का वह पॉइंट जिस पर दो या दो से ज्यादा आके ब्रांचेज मिलती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड या जंक्शन, नोड या संधि। तो B पॉइंट हमारा क्या हो गया? B पॉइंट को हम बोलेंगे नोड, E पॉइंट को हम बोलेंगे नोड। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ब्रांच का वहां पॉइंट होता है जहां पे हमारी करंट डिवाइड हो जाती है या मिलती है। तो देखिए, इस पॉइंट से हमारी करंट यहां से इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, डिवाइड भी हुई है, तो इसको भी हम कहते हैं नोड या संधि। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी है नोड या जंक्शन की। तो इसके परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो किसी विद्युत परिपथ के वे बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है उसे हम नोड या संधि कहते हैं। नोड इज अ पॉइंट इन द नेटवर्क वेयर टू और मोर देन टू ब्रांचेस मीट। अब आगे हम बात कर रहे हैं लूप और मैश की। लूप और मैश क्या होता है? लूप होता है किसी विद्युत परिपथ का बंद परिपथ, किसी भी नेटवर्क का एक बंद परिपथ कहलाता है। तो देखिए, विद्युत परिपथ में कुछ शाखाओं से निर्मित धारा के बंद पथ को हम पाश कहते हैं। जैसे कि ये हमारा सर्किट है, यहां पे हम देख रहे हैं इस सर्किट के बहुत सारे कंपोनेंट, अगर हम डिवाइड करें तो A, B, C, D ले सकते हैं। एक हो सकता है B, E, F, C हो सकता है, एक हो सकता है E, G, H, F। तो अगर हम इन हिस्सों की बात करें तो इन भागों को हम कहते हैं लूप और मैश। तो लूप क्या होता है? जैसे कि अभी हमने बात करी है लूप, तो लूप का यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा A, B, E, F, D। देखिए, लूप और मैश में अगर हमको एक डिफरेंस बताना होता है तो हम ये कहते हैं मैश। जैसे कि हम देखते हैं ना, किसी विंडो का एक सिंगल फ्रेम होता है, तो उसी प्रकार से मैश होता है। मैश अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे एक हिस्सा ये हो सकता है, दूसरा हिस्सा ये हो सकता है और तीसरा हिस्सा ये हो सकता है। तो जो एक हिस्सा है सिंगल फ्रेम की तरह ट्रीट करें अगर हम इस हिस्से को, तो ये हमारा कहलाता है मैश, यानी मैश इज द सिंपलेस्ट लूप। तो ये हमारा सिंपलेस्ट लूप बन गया है और इस सिंपलेस्ट लूप को हम नाम देते हैं मैश। बात समझ में आई? तो हम क्या कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट लूप जो होता है वो मैश होता है। तो यहाँ पे हमें एक हिस्सा सिंपल सा है, इसके आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो A, B, C, D हमारा क्या हो जाएगा? मैश हो जाएगा। और अगर मैं लूप की बात करूं तो जैसे क्या हो जाएगा? A, B, E, F, D, A, यानी ये हमारा क्या है? दो मैशेस से मिलकर बना है, तो इसको हम कह सकते हैं लूप। बट जो मैश होता है वो क्या होता है? सिंपलेस्ट लूप होता है, तो वो होता है हमारा A, B, C, D। अब हम आगे बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। अब ने 12th में किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ को स्टडी करेंगे और साथ ही हम उसका यूज करेंगे सर्किट एनालिसिस के लिए। तो जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट थे गुस्ताव आर किरचॉफ, जिन्होंने 1847 ईयर में वोल्टेज और करंट के लिए दो बेसिक रूल दिए थे और उन रूल्स को हम देते हैं नाम किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम। दो रूल्स थे, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ का धारा नियम और किरचॉफ का वोल्टा नियम। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किरचॉफ्स करंट लॉ की, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ के धारा नियम को अगर हमें डिफाइन करना होता है तो हम देखिए, यहाँ पे अभी हम एक सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक नेटवर्क की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है I1, I4, I3, I2 और हमने भी डिफाइन किया था ब्रांच यानी शाखा क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट वैल्यू की करंट फ्लो होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू की करंट किसमें फ्लो हो रही है? I1, I2, I3, I4 इसमें फ्लो हो रही है, तो ये हमारी ब्रांच हो गई।
साथ ही हमने यहाँ पे डेफिनेशन दी थी नोड और जंक्शन की। नोड और जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारी दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस आके मिलती है। तो ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट पे कितनी ब्रांचेस मिल रही है, 4 ब्रांचेस मिल रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, नोड या जंक्शन। तो KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा नियम क्या कहता है, किरचॉफ का धारा नियम ये कहता है कि ये जो जंक्शन पॉइंट है ए, इस संधि पॉइंट पर जितनी धाराएं आती है उतनी ही धारा बाहर निकलती है। या दूसरे शब्दों में हम ये कहते हैं कि जंक्शन पॉइंट पे आने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, या समीशन ओवर आई जो होता है वो हमारा शून्य होता है। दूसरी बात, इस जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और इस जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं को हम नेगेटिव मान के चलते हैं। जैसे कि I1 इस जंक्शन की तरफ आ रही है और I2 इस जंक्शन की तरफ आ रही है, लेकिन I3 और I4 धारा इस जंक्शन से दूर जा रही है। तो हम इसे कैसे लेंगे, I1 जंक्शन की तरफ आ रही है तो हम इसे प्लस I1 लेंगे, और I2 जंक्शन से दूर जा रही है, I2 भी जंक्शन की तरफ आ रही है तो इसे भी प्लस लेंगे, यानी प्लस I1 प्लस I2। लेकिन I3 और I4 इस जंक्शन से बाहर की तरफ जा रही है तो इसको हम लेंगे माइनस I3 माइनस I4। तो हम इसे कहते हैं समीशन ओवर I इज इक्वल टू द 0, यानी किसी भी विद्युत परिपथ में जंक्शन पॉइंट की तरफ आने वाली धाराओं का योग उस जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के कुल योग के बराबर होता है। The algebraic sum of the currents into any point of the circuit must equal the algebraic sum of the currents out of that point। तो यहाँ पे अभी हमने बात की थी किरचॉफ्स करंट लॉ की। अब हम आगे बात कर रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता नियम। किरचॉफ के वोल्टता नियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी बंद परिपथ में अगर हम किसी निश्चित दिशा में बात करते हैं तो उस परिपथ में वोल्टता का जो अलजेब्रिक बीजीय सम होता है वो शून्य होता है, यानी समीशन ओवर डेल्टा वी क्या होता है, 0 होता है। यानी कि उसके सभी एलिमेंट्स में होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप का सम क्या करते हैं, हम 0 के इक्वल लेते हैं। और इस स्टेटमेंट को हम दूसरे टाइप से भी डिफाइन करते हैं कि अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास में क्लोज सर्किट है, इस क्लोज सर्किट में हमारे पास में दो सोर्सेज हैं, दैट इज द E1 और E2, और 3 रेजिस्टेंसेज है R1, R2 और R3, और इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1, V2 और V3। साथ ही सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान है I। तो हमने क्या कहा, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में उसके सिरों पर उत्पन्न विभव पतनों का योग 0 होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे। दूसरी डेफिनेशन ऐसे दी जाती है कि हर एक मैश में फ्लो होने वाली करंट यानी कि I है हमारे इस केस में, और उसके प्रतिरोध यानी कि जैसे R1, R2, R3, इनका गुणनफल का अगर हम समीशन करते हैं, बीजीय योग करते हैं, तो ये जो होता है इस परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF प्रेजेंट इन द मैश, यानी कि समीशन ओवर IR मतलब इस रेजिस्टेंस के लिए और इस रेजिस्टेंस के लिए, एंड दैट इज इक्वल टू द EMF, जो इन दोनों बैटरी से मिलकर EMF बन रहा है उसके सम के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन की बात करी है KCL के लिए। पहला तो किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है, और दूसरा अगर हम रेजिस्टेंस की टर्म में बात करते हैं तो हम कहते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द EMF। अब हम इसको आगे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं PQRS लूप की, तो हम यहाँ पे लगाते हैं जैसे हमने बोला था समीशन ओवर V इज इक्वल टू द 0। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ से हम प्लस टर्मिनल से जा रहे हैं तो उसको लेंगे प्लस, और यहाँ से आएंगे तो इसको हम लेंगे माइनस E1। तो ये हमारे लिख दिया, हमारे पास में एक इक्वेशन आ गई। KCL अप्लाई करने पे हमें एक इक्वेशन मिली है। साथ ही हम इसको लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 दैट इज इक्वल टू द E1 माइनस E2। तो अगर हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप, ये पोटेंशियल ड्रॉप था हमारे तीनों रेजिस्टेंस पे, और इन तीनों रेजिस्टेंस पे होने वाले पोटेंशियल ड्रॉप का सम किसके बराबर है, क्लोज लूप में प्रेजेंट EMF के अलजेब्रिक सम के इक्वल है। यानी कि इस बंद परिपथ में अलग अलग प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभव पतन का योग किसके बराबर है, इस सर्किट में प्रेजेंट EMF यानी कि विद्युत वाहक बल के बीजीय योग के बराबर होता है। हम आगे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये देखिए अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास में इसमें बात करते हैं A, B, C और D में।
तो ABCDA में देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे पहले डिफाइन करते हैं डायरेक्शन। तो यहाँ से हम डिफाइन करेंगे तो देखिए I1 R1 इस AB पार्ट में फ्लो होने वाली करंट है I1, BC पार्ट में फ्लो होने वाली करंट है I2 और CD पार्ट में भी हमारी करंट इधर जा रही है I2। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, I1 R1 प्लस I2 R2। अब हम यहाँ से इधर नीचे की तरफ से जा रहे हैं तो माइनस ES बराबर 0। और अगर हम इसकी बात करें BEFCB की, तो BEFCB के लिए क्या होगा, हमने धारा की दिशा बताई है इस पॉइंट इस डायरेक्शन में, तो हम लेंगे इसमें प्रवाहित R3 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I3 है, R4 में प्रवाहित होने वाली धारा का मान I4 है। तो देखिए I3 R3 प्लस I4 R4। अब देखिए ये डायरेक्शन इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि I2 तो पहले इधर फ्लो हो रहा है और हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन है वो इसके, तो हम इसको लिखेंगे माइनस I2 R2 बराबर 0। और अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करूं ABEFD की, तो हम कैसे लिखेंगे, I1 R1 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 एंड देन माइनस ES बराबर 0। तो ये हमने बात की थी किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और किरचॉफ के करंट लॉ की। थैंक यू।